बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बड़ी मेहरबानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अबू को जंगल में गए हुए बहुत देर गुजर गई थी और अब तो मगरिब हो चुकी थी। रात का अंधेरा हर सू फैलने को था। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैं यहाँ से वहाँ पर टहलते हुए अब्बू का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी ने मुझे यूं बेचैनी से टहलते हुए देखा तो कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे वापस। तुम्हें आखिर परेशानी किस बात की है? काम में देर सवेर तो हो ही जाती है, मगर अम्मा ये भी तो देखें कि अब्बा अमूमन इतनी देर लगाते नहीं हैं। इस वक्त वो घर पे आ जाते हैं। आप जानती हैं कि जंगल में सांप और खौफनाक जंगली जानवर भी हैं जो शाम के बाद पूरे जंगल में दनाते हुए फिरते हैं। आखिर अब्बा इतनी लापरवाही का मुजाहिरा कैसे कर सकते हैं? जब शाम को मेरा छोटा भाई दोस्तों के साथ खेलकर वो घर वापस आया तो मैंने इससे अपनी बेचैनी का जिक्र किया। वो कहने लगा कि मैं किसी को देखता हूँ किसी को साथ लेके चलता हूँ। तब मैंने इससे कहा कि रहने दो, किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं है। मैं और तुम हम दोनों ही चलते हैं और अब्बा को घर लेकर आते हैं। अम्मा कहने लगी कि कुछ खुदा का खौफ खाओ, तुम लड़की ज़ात हो, ये क्या तुम जब तुम्हारा दिल करता है तुम मुँह उठा कर बाहर चल पड़ती हो। मैंने अम्मा को कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। मुझे अब्बा की बहुत टेंशन हो रही है। और फिर मैंने अम्मा की सुनी अनसुनी कर दी और छोटे भाई को लेकर जंगल में आ गई थी। जब हम जंगल के इब्तदाई हिस्से में पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये देख के मैं घबरा गई और फिर अब्बू को आवाज़ें देते हुए आगे बढ़ने लगी थी। मेरा भाई कहने लगा कि हो सकता है कि अब्बा दूसरे रास्ते से घर चले गए हों, मगर मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं अब्बा को अभी ढूंढ रही थी। तभी मुझे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज़ कानों में सुनाई दी। वो एक तरफ इशारा करते हुए चीख रहा था। मैंने जब इसकी नज़रों के ताक़ुब में लाइट वहाँ पर डाली तो वहाँ पर कोई था, किसी की टांगे नज़र आ रही थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से डर गई और जब हम दोनों वहाँ पर पहुँचे तो ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बू थे जो इस वक्त ज़मीन पर लेटे हुए थे। ना जाने इन्हें क्या हुआ था। यहाँ पास ही एक छोटी सी नदी थी। नदी के पास ही एक बोतल पड़ी हुई थी। मैं इस बोतल में पानी डाल कर ले आई थी और अब्बू के मुंह पर पानी की छींटे मारने लगी। इन्हें इस तरह देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। ना जाने अब्बू को क्या हो गया था। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या बनता? हम तो जीते जी मर जाते। अब्बू को फिर होश आ गया था और वो बौखलाए हुए अंदाज में इधर उधर देख रहे थे। मुझे और मेरे छोटे भाई को अपने सामने देखकर इन्हें जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर अब्बू ने हम दोनों को अपने गले से लकारे और धाड़े मार मार कर रोने लगे। अब्बू की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब्बू को क्या हो गया है। तभी फिर मैं इन्हें लेकर घर आ गई थी। घर आने के बाद भी अब्बू बौखलाए हुए अंदाज में इधर उधर देख रहे थे। कितने दिन तक तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की थी। इनका दायां हाथ भी काम करना छोड़ गया था। वो अपने हाथ को हरकत देने से कासिर थे। हम सब लोग परेशान थे, इन्हें क्या हो गया है। कुछ मोहल्ले वालों का कहना था कि शायद अब्बू शाम के बाद इस जंगल में थे। जंगल में तो कई तरह की पूरी सरार मखलूक़ात भी पाई जाती थी। हो सकता है कि किसी पूरी सरार मखलूक का अब्बू पर साया हो गया हो और अब्बू ये सब इसलिए कर रही हैं। और फिर अब्बू को लेकर हमने मौलवी साहब से दम करवाया और गांव के इमाम साहब के पास भी लेकर गए तो उन्होंने भी अब्बू को दम किया और इन्हें पहनने के लिए तावीज़ दिया और कहने लगे कि इससे अब्बू ठीक हो जाएंगे। और फिर कुछ दिन मुसलसल पढ़ाई करने के बाद अब्बू बोलने के काबिल हो गए थे। इनका सदमा टूट गया था मगर इनका हाथ अभी तक बेहिसो हरकत था। उस दिन मैं अब्बू के पास आकर बैठ गई और उनसे कहने लगी कि आखिर मुझे बताएं कि उस दिन क्या हुआ था कि आपकी तबीयत इतनी क्यों ख़राब हो गई थी। अब्बू के चेहरे पर खौफ के साए फैल गए थे और वो जैसे दूर खलाओं में खो गए और फिर कहने लगे कि उस दिन जब मैं लकड़ियाँ काट रहा था, लकड़ियाँ काटते काटते मैं उस पूरी सरार दरख्त की तरफ चला गया जिसके बारे में गांव वालों ने ये बातें मशहूर की हुई हैं कि वहाँ पर जिन्नात का साया है। मैं कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं करता था और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मुझे वही दरख्त नज़र आया था जो इस वक्त सूखा हुआ था और मैंने सोचा कि इससे
लकड़ियाँ आसानी से बनाकर मैं मंडी में जाकर बेच दूंगा और फिर इससे जो पैसे मिलेंगे मैं घर का राशन ले लूँगा। यही सोचते सोचते मैं इस दरख्त के पास चला गया। जैसे ही मैंने इस पर कुल्हाड़ी का वार किया तो मुझे किसी की हल्की सी चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। एक पल को मैं ठटक कर रह गया और ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर मैंने इस बात को अपना वहम समझा और दोबारा से इस दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार करने लगा। जू मैं वार करता जा रहा था मुझ पर किसी की चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मैंने कुल्हाड़ी की एक तरफ फेंक दी थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। मुझे ऐसे लगने लगा था कि गांव वालों की बातें सच हैं। इस दरख्त के में वाकई ये असरात हैं, जिन्नात हैं और ये आवाज़ जिन्नात की थी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी जिन को ज़ख्मी कर दिया था। और तभी ये सोच कर मैं वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मैं अचानक किसी से टकरा कर ज़मीन पर गिर गया और जब मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो वो बहुत लंबा शख्स था और जिसका सारा आसमान तक छू रहा था और वो बहुत गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रहा था और मुझे कहने लगा कि तुमने मेरी बहन को ज़ख्मी करके गलती की है। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी संगीन सज़ा दूंगा कि तुम मौत मांगोगे मगर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुम्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब जिन्नात के साथ दुश्मनी कैसे मोल दे दी जाती है और वो दुश्मनी किस हद तक निभाते हैं। इसकी बात ने मुझे बुरी तरह से खौफजदा किया था। कितने खौफनाक शक्ल के जानवर थे जो मेरे पीछे लग गए थे। उसने मुझे भगा भगा कर थका दिया था और फिर थक कर मैं एक जगह पर गिर गया और होशो हवास से बेगाना हो गया। और जब मुझे होश आया तो तुम दोनों मेरे पास बैठे हुए थे और तुम दोनों को देखकर मुझे उस दिन की धमकी याद आ गई थी। अब्बू की सारी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। इस बात पर पहले मुझे भी यकीन नहीं था। मैं भी समझती थी कि ये मन घड़त किस्से हैं जो गाँव के लोगों ने अपनी बातों को दिलचस्प बनाने के लिए बातों में गढ़ रखे हैं। मगर अब्बू को मैं जानती थी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और इस बात को मैं अब्बू का वहम भी करार नहीं दे सकती थी। मुझे अब्बू की हर बात पर यकीन था और अब्बू इस कदर खौफजदा हो गए थे कि अब वो जंगल की तरफ रुख करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ऊपर से इनके हाथ का मसला था। वो कोई काम नहीं कर सकते थे। इतने दिनों से घर में खाने को कुछ भी नहीं था। राशन ख़त्म हो चुका था और ऐसे में मैं और अम्मा परेशान थे कि घर का निज़ाम कैसे चलेगा। हम अब्बू के सामने ऐसी कोई बात नहीं करते थे कि अब्बू ये सुनकर परेशान हो जाएंगे। अपने करीबी मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से हम उधार पे राशन दे लेकर थक चुके थे और अब तो मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी हमारी इस आदत से तंग आ चुके थे और अब तो उन्होंने भी हमें ये कहना शुरू कर दिया था कि आखिर आप लोग कब तक यूं इधर उधर से मांग तांग कर गुजारा करते रहेंगे। भाई साहब को बोले कि वो कोई काम काज करें। आखिर अपने ख़ानदान को पालने के लिए इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। माना कि इन्हीं के साथ खौफनाक हादसा पेश आया है मगर ये हादसा तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी के साथ इनका आना जाना लगा ही रहता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही वाक़े को बुनियाद बनाकर इंसान घर पे बैठ जाए और बीवी बच्चों को दूसरों के आगे भीख मांगने पर मजबूर कर दें। इन्हें बोलो कि वो अपना हाथ किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, अपना इलाज करवाएं। यूँ तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। ये ज़ुरैया खाला गैर सख्त इंसाफ थे। वो हमारे मोहल्ले में रहती थी और अच्छे वक्तों में तो मेरी अम्मी अबू ने इनका बहुत साथ दिया था। वो बेवा हो गई थी और अबू हर महीने इनके घर में ना सिर्फ राशन भिजवाते थे बल्कि चुपके से इनके हाथ में पैसे भी रखते थे। अब ज़ुरैया खाला के बच्चे जवान हो गए थे और वो कमाने के काबिल हो गए थे। इनके घर से फाके और गुर्बत दूर हो गई थी और अब खुशहाली आ गई थी। अब आज जब मैं इनसे तीसरी बार इनके घर में आटा मांगने के लिए गई तो तब उन्होंने मुझे ये सारी बातें सुनाई थी जिसे सुनकर मैं खून पीते रह गई थी। यही ज़ुरैया खाला थी जिनकी कल तक जुबान मुझे बेटी कहते नहीं सकती थी। अब जब हमारे हालात बदल गए थे तो सब लोगों ने अपनी नज़रें भी बदल ली थी। घर में 2 रोटियों का आटा मौजूद था। अम्मा ने वो 2 रोटियां बार भाई को पका दी थी। अम्मा और मैं भूखे सो गए। अब्बू ने जब हमसे खाना खाने के बारे में सवाल किया तो अम्मा कहने लगी कि शीबा को जल्दी भूख लग गई थी और फिर मैंने किसके साथ ही खाना खा लिया था। अब्बू ये सुनकर खामोश हो गए थे और अगले दिन जब मैं उठी तो घर में आज भी कुछ भी नहीं था। अम्मी यही सोच कर परेशान हो रही थी कि आज वो कहाँ से नाश्ते का और खाने का बंदोबस्त करेगी।
अम्मी को परेशान देखा तो मैंने इन्हें अपना फैसला सुनाया। इन्हें कहने लगी कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगी और इन्हें जाकर मंडी में बेच दूंगी। ये सुनकर अम्मी का मुंह खुलेगा खुला रह गया। वो कहने लगी कि तुम गांव वालों को पासे बनाने का मौका दोगी, गांव के लोग क्या कहेंगे कि लड़की को बेमहार छोड़ दिया है और वो खुद ही अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। मैंने अम्मा को कहा कि अब हम मजबूर हैं, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो क्या कभी गांव वालों ने आप आकर हमसे पूछा है कि आप लोगों ने कुछ खाया है या भूखे सो गए हैं? कोई भी हम लोगों से ये बात नहीं पूछता। तो मुझे कुछ कहने का भी किसी को कोई हक नहीं है। मैं अब मजीद ये फाके बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब मैंने सोच लिया है कि मैं खुद अब्बू की जगह काम काज करूंगी और अपना और सबका पेट पालूंगी। मेरा फैसला अटल था। उम्मा जानती थी कि मेरे फैसले को बदलना इतना आसान नहीं है। जब भी उन्होंने फिर इस बात पर नहीं रोका था। जानती थी कि जब मैं किसी चीज़ का फैसला कर लेती हूँ तो फिर मैं किसी के रोकने से नहीं रुकती। मेरा छोटा भाई और अब्बू दोनों ही इस बात से इसके बारे में बेखबर थे। जब अब्बू ने मेरे बारे में पूछा तो उन्हें कहने लगी कि अपने किसी समीनी के घर गई हुई है। जब भी अब्बू मेरे बारे में पूछती तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। अब जब से अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी, वो ज़्यादातर वक्त कमरे में ही रहते थे और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगे थे। शाम को जब मैं थकी हारी घर वापिस आई तो मेरे हाथ में काफ़ी सारे पैसे थे। जब मैंने वो पैसे अम्मी के हाथ पर रखे तो उन्होंने मेरे हाथों को चूम लिया जिन पर छाले पड़ गए थे। वो मुझसे कहने लगे कि मेरी नाजों परी बेटी को कितनी ज़्यादा मिन्नत मुशक्कत करनी पड़ रही है, काश तुम्हारे अब्बू के साथ ये हादसा पेश ना आता तो आज हम यूं गुर्बत ज़दा जिनकी नामज़ाद रहे होते, घर से बाहर ना निकलना पड़ता। अम्मा को मैंने तसल्ली दी और कहा कि हर तरह के हालात का मुकाबला करना इंसान को आना चाहिए। मुझे आपसे अब्बू से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है। इसके बाद मैं अब्बू के पास आकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। अब मेरा यही मामूल बन गया था। उस दिन मैं लकड़ियाँ काट रही थी जब मेरे आस पास एक अजीब सी मशहूर कुन खुशबू फैल गई। ये खुशबू इस कदर मज़े की थी कि मैं इसके ताक़ुब में चलने लगी थी। ये बहुत मज़े की थी। जूं मैं इसके ताक़ुब में जा रही थी, ये खुशबू मुझ पर मज़ीद अजा होती जा रही थी और फिर मैं इस दरख्त के पास आ गई जो पुरस्रार दरख्त के नाम से मशहूर था। और इस दरख्त के पास ही एक नौजवान बैठा हुआ था और ये खुशबू यकीनन इस नौजवान के वजूद से उठ रही थी। उसने हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई थी। फिर वो अपनी बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की धुन भी मेरी समातों पर बहुत खुशगवार असर डाल रही थी और मैं ये आवाज़ सुनकर ज़मीन पर बैठ गई। कितना वक्त गुजर गया, मैं इस आवाज़ में खोकर रह गई और इस नौजवान का चेहरा भी गोया चौदहवीं के चांद की तरह था। मैंने इससे पहले इसे अपने गांव में इलाके में कभी नहीं देखा था। वो शायद अजनबी सा था या फिर शायद रास्ता भटक गया था। अब इसने बांसुरी बजाना बंद की और मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि क्या तुम्हें बांसुरी की धुन पसंद आई है? मेरा सर बेसाख्ता हाँ में हिल गया और फिर वो मुझसे कहने लगा कि तुम कौन और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब मैंने मुख्तसर इसे अपनी रूदात बताई। ये सुनकर इसकी आंखों में बरहमी के तासुरात आ गए थे, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने तासुरात को छुपा लिया और कहने लगा कि चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। मैं मैकेनिकी अंदाज में इसके पीछे पीछे चलने लगी और फिर वो इस जगह से पर आ गया जहाँ पे मैं लकड़ियाँ काट रही थी। उसने मेरी कुल्हाड़ी उठाई और देखते ही देखते मिनटों में उसने वो तमाम लकड़ियाँ काट दी थी और इस का गठरा बना दिया था। मैं इसकी फुर्ती देखकर हैरान रह गई। अब वो कहने लगा कि अब ये लकड़ियाँ तुम कहाँ पे लेकर जाओगी? तब मैंने गधे की तरफ इशारा किया कि लकड़ियाँ मैं इस पर रखूँगी और फिर इनको मंडी में जाकर बेच दूँगी। उसने वो गट्ठर बना के गधे के ऊपर रख दिया था और फिर मुझसे पूछने लगा कि क्या तुम रोज़ाना यहाँ पर आती हो? इसकी बात सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने हाँ में सारी हिला दिया था। इसके बाद मैं लकड़ियाँ बेच कर अपने घर आ गई थी। बार बार वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था और वो बांसुरी की धुन भी जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी। रात को मैं सो रही थी, जब सोते हुए वो बांसुरी की धुन मुझे फिर से महसूस होने लगी। वो मेरी धुन करीब से करीब हो आ रही थी और ये आवाज़ सुनकर मैं बेचैन हो गई थी। कितनी ही देर मैं बिस्तर पर बैठ कर ये धुन सुनती रही थी। मेरे घर वाले सब बेखबर सो रहे थे।
تھے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں, اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں, مگر پھر ڈر لگتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے. کافی دیر کے بعد یہ بانسری کی آواز ختم ہوئی تو تب جا کر میں اپنے حواسوں میں واپس آئی تھی, اور پھر میں بھی بستر پر دراز ہو کر سو گئی تھی. اگلے دن میں معمول کے مطابق اٹھ کر جب لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئی تو وہ وہاں پر پہلے سے کھڑا تھا, جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا. اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر تو گاؤں کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں. اگر گاؤں کے کسی فرد نے مجھے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو یوں تو میری بہت بدنامی ہو جائے گی, اور نہ جانے سب لوگ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے. جب یہی بات میں نے اس سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ فکر مت کرو, جب کوئی یہاں پر آیا تو میں چھپ جاؤں گا, پھر کوئی مجھے دیکھ نہیں سکے گا. اس کی بات مجھے پسند آئی تھی اور پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے تھے. قریب ہی ندی تھی جہاں پر عورتیں کپڑے دھونے کے لیے جاتی تھی, اور اکثر مرد حضرات جنگل کے اسی حصے میں ہی لکڑیاں کاٹنے کے لیے آتے تھے. گاؤں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہے تھے کہ وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے. اس لیے جن لوگوں کو بھی پیسے کی ضرورت ہوتی وہ جنگل میں آ کر لکڑیاں کاٹتے تھے اور پھر ان کو مہنگے داموں پہ جا کر منڈی میں بیچ دیا کرتے تھے اور اچھے خاصے پیسے وصول کیا کرتے تھے. اب وہ نوجوان روزانہ مجھے 2-3 لکڑیوں کے گٹھے مجھے کاٹ کر دے دیا کرتا تھا, جن سے ڈبل منافع حاصل ہوتا تھا. اور جب میں اماں کے ہاتھ میں پیسے رکھتی تو اماں حیران رہ جاتی اور مجھ سے پوچھتی کہ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے. میں اماں کو بتاتی کہ میں نے لکڑیاں کاٹی تھی اور مجھے خشک لکڑیوں کے درخت مل گئے تھے. جب بھی مجھے لکڑیاں کاٹنے ہیں آسانی ہو گئی تھی, اماں بھی اس بات سے مطمئن ہو جاتی تھی. یوں بھی اب گرمیوں کا موسم تھا, تیز دھوپ کی وجہ سے زیادہ درخت سوکھنے لگے تھے, جس کی وجہ سے لکڑیاں کاٹنے میں آسانی ہوتی تھی. اکثر گاؤں کے لوگ میرے آس پاس آ کر لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے تھے, تب وہ نوجوان وہاں سے غائب ہو جاتا تھا. گاؤں کے لوگ مجھے عجیب انداز میں دیکھ کر عجیب سے الفاظ میں بات کرتے تھے. اس لڑکی کو تو بالکل بھی شرم و حیا نہیں ہے, کس طرح لڑکوں کی طرح یہ کام کر رہی ہے. لڑکیوں کا کام ہے تو گھر میں بیٹھو اور اپنے باپ بھائی کو کام پر لگاؤ. یہ بات کہنے والے بھول جاتے تھے کہ میرا باپ معذور ہو چکا تھا اور اب وہ کام کاج کے قابل نہیں رہا تھا. جب تک اس کا علاج نہ کروایا جاتا وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا, وہ کیسے اتنی محنت مشقت والا کام کر سکتا تھا. گاؤں کے لوگ بہت زنگ دل تھے, وہ ہماری مدد کرنے کے بجائے میری ہمت بتانے کے بجائے الٹا مجھے کوستے تھے, مجھے برے برے القابات سے نوازتے تھے, اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا. جب کبھی میں روتے ہوئے اماں سے یہ بات کہتی تو اماں مجھے تسلی دیتی تھی کہ تمہارے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ تم کیسی ہو, اس لیے تم لوگوں کی باتوں کو دل پہ مت لو اور فکر مت کرو, ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں سوچیں گے. ہمیں تم پر فخر ہے, اتنے مشکل حالات میں تم نے ہمت سے کام لیا ہے, ورنہ ہمارے گھر میں کون جانے کیسے حالات ہو جاتے. اب تو ابا کو بھی پتا چل گیا تھا کہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتی ہوں. تب ابا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ میری معذوری کی وجہ سے میری بیٹی کو کمانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے, لوگوں کی باتوں کو سننا پڑ رہا ہے. آج بھی جب میں رات کو سو رہی تھی تو آج بھی مجھے وہ بانسری کی دھن سنائی دے رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بانسری بالکل میرے گھر کے قریب سے کوئی بجا رہا ہو. اور آج پھر میں بے چینی سے یہ آواز سن کر اٹھ بیٹھی تھی. آج کی پوری رات میری آنکھوں میں کٹی تھی. صبح کے قریب جا کر میں سوئی تو اماں نے مجھے اٹھایا ہی نہیں تھا. دن چڑھے تک میں سوتی رہی, اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اماں سے کہا کہ آپ مجھے جگا دیتی, میں ٹائم سے جنگل میں چلی جاتی. اماں کہنے لگی کہ ایک دن چھٹی کر لو, کچھ بھی نہیں ہوتا, تم روزانہ ہی جاتی ہو. مجھے لگا شاید تمہاری طبیعت خراب ہے اور تبھی تم سو رہی ہو, عموماً تم اتنی دیر تک سوتی نہیں. تب میں نے اماں کو کہا کہ رات کو میں اس بانسری کی آواز کی وجہ سے سو نہیں سکی تھی, وہ آواز وہ دھن سننا مجھے اچھا لگ رہا تھا. اماں حیران ہوگی اور کہنے لگی کون سی بانسری کی دھن, تم مجھے تو کوئی دھن سنائی نہیں دی تھی. تب مجھے ہنسی آ گئی. اماں تو نیند نہ آنے کا روتی رہتی تھی, اور اب اگر وہ جاگ رہی تھی تو انہیں یہ آواز کیوں نہیں آئی. آج میری دوست بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی, وہ کہ اس کے گھر والے اب اس کا مجھ سے ملنا, مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے, اس لیے وہ گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی. اور پھر باتوں باتوں میں نے اس سے بھی جب بانسری کا ذکر کیا تو اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا. مجھے کہنے لگی کہ تم بھی جنگل میں اکیلی جاتی ہو, کہیں ایسا نہ ہو تو نہیں کہ تم پہ بھی کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے. میری مانو تو جلدی سے دم درود کروا لو, ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ بڑھ جائے. اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا, مگر میں نے اسے کچھ نہیں کہا.
میں اسے چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ بانسری کی دھن شاہ جہان بجاتا تھا اور شاہ جہان کے علاوہ ایسی دھن بجانا گاؤں میں کسی کو بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات میں صرف سوچ کے ہی رہ گئی تھی، اس کو میں کہہ نہیں سکی تھی۔ ابھی تک مجھے ٹھیک سے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شاہ جہان کون تھا، وہ کہاں پر رہتا تھا۔ وہ اپنے چہرے مہرے اور خلیے سے تو وہ کسی بڑے گھر کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ اب میں نے سوچا تھا کہ اس کے بارے میں پوچھوں گی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، مگر پچھلے کئی دنوں سے میں وہاں باقاعدگی سے جا رہی تھی مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے کتنے ہی دن گزرتے جا رہے تھے اور ابھی تک وہ میری نظروں سے اوجھل تھا، اور اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میرے لیے اپنی کیفیت سمجھنا بہت عجیب ہو گیا تھا۔ میں پریشان تھی کہ آخر مجھے کیا ہو رہا تھا۔ ایک تو مجھے اس چیز کی پریشانی تھی کہ وہ منٹوں میں ہی مجھے ڈھیر سارے لکڑیاں بنا دیا کرتا تھا جنہیں میں منڈی میں بیچ کر اچھے خاصے پیسے وصول کر لیا کرتی تھی، اور اب جب سے وہ نہیں آ رہا تھا، ایک تو مجھے لکڑیاں بھی خود کاٹنی پڑ رہی تھی اور شام تک میری حالت ادموئی سی ہو جاتی تھی، اور دوسرا اس سے بات کرنے کی مجھے عادت پڑ گئی تھی، اور جب سے میری عادت پوری نہیں ہو رہی تھی تو بھی میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ بالآخر خیریت سے ہو، اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس دن میں سو رہی تھی جب بانسری کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز بالکل میرے گھر کے پاس تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور فوراً اپنے بستر سے اتر کر بھاگتی ہی باہر آئی تھی۔ جب میں دروازہ کھول کر گلی میں آئی تو وہ سامنے ہی گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بانسری پکڑی ہوئی تھی اور وہ اس بانسری پر دھن بجا رہا تھا۔ پھر وہ ایک طرف چلنے لگا، چلتے چلتے وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکلنے لگا تھا۔ اب اس کا رخ جنگل کی طرف تھا اور میں بھی بے خودی کے عالم میں اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ پھر جب وہ جنگل کے وسط میں پہنچا تو میں بھی وہاں پر رک گئی، اور پھر اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہیں کیسے بلاؤں۔ تبھی مجھے بانسری کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں بانسری کی دھن بجاؤں اور تم اس طرح سے میری دھن پر آ جاؤ گے۔ میں اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے صدیوں سے اس کے دید کو ترس رہی ہوں۔ تبھی میں نے سے شکوہ کر دیا کہ اتنے دن سے کہاں پر تھے؟ اگر میرا اتنا ہی خیال تھا تو مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے تھے؟ میرا لہجہ خود بخود ہی روکھا پن لیے ہوئے تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں ضروری کام کے سلسلے میں مصروف تھا، اس لیے میں یہاں پر کافی دن سے نہیں آ سکا، مگر تم فکر مت کرو، اب تمہیں انتظار کی زحمت سے بچا لوں گا۔ اور پھر میں یہ بات بھول ہی گئی تھی کہ گھر میں سب لوگ موجود تھے، اور اگر میں گھر پہ نہ پہنچی تو مجھے غیر موجود پا کر نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور تبھی مجھے دھیان آیا کہ بہت دیر گزر چکی ہے، اور وہ بھی جیسے ہوش کے درمیان میں واپس آ گیا، اور پھر وہ مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر کوئی جاگ گیا، کسی کی آنکھ کھل گئی اور مجھے غیر موجود پایا تو نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ فکر مت کرو، سب لوگ سو رہے ہوں گے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، مجھے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے فوراً ایسے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور میرے گال تھپتھپا کر کہنے لگا کہ چلو اب تم گھر جاؤ، سو جاؤ، پھر تمہیں صبح اٹھنا بھی ہوگا، صبح جلدی سے آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور پھر آج تمہارے کام میں مدد بھی کروا دوں گا۔ جب میں گھر آئی تو سب لوگ سو رہے تھے اور میں نے شکر کیا تھا کہ کسی کو بھی میرے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا، اور اگلے دن میں صبح ہی جنگل میں آ گئی تھی۔ وہ آج بھی میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں یہاں سے بہت دور رہتا ہوں اور میرا ٹھکانہ یہاں پر عارضی ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ یہاں پر کب تک ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھکانہ محدود مدت کے لیے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ لمبے عرصے تک یہاں پر رہوں، ہو سکتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، یہ حالات پر منحصر ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ تو تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہ جاتے؟ تبھی وہ بے دلی سے کہنے لگا کہ کوئی اور بات کرو، میں اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا، اور پھر میں اس کے بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ تبھی گاؤں کے کچھ لوگ یہاں پر آ گئے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور میں اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، مگر میرا ذہن مسلسل اس بات میں الجھا ہوا تھا اور میں یہی سوچے جا رہی تھی کہ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا۔ میرے دل پر عجیب سی بے کسی تاری ہونے لگی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میری عجیب سی کیفیت دیکھ کر میری اماں بھی چونک گئی اور کہنے لگی
क्या बात है, तुम इस कदर खामोश और गुमसुम सी क्यों रहने लगी हो? तब मैंने अम्मा को तो टाल दिया था, मगर जब मैं खुद से सवाल किया कि आखिर मुझे क्या हो गया है, मैं इस कदर बदल क्यों गई हूँ, इसका जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह था, बिल्कुल सामने था। और मैं सोचने लगी कि क्या सारी ज़िंदगी मैं यूं ही बिता दूंगी। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब भी फिर मैं खुद को काम में इधर उधर मसरूफ़ करने की बहुत कोशिश की ताकि इस चीज़ को मैं भुला सकूं, मगर मैं अपनी इस कोशिश में नाकाम रही थी। अब मैंने और अम्मा ने सोच लिया था कि हमें कुछ भी करना पड़ा, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ी, हम पैसे इकट्ठे करके अबू का इलाज करवाएंगे ताकि वो किसी काबिल हो सकें। बीमारी की हालत में अबू बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। वो हर वक्त गुस्से में रहते थे। हम इनसे इधर उधर की बातें करते, इनका दिल बहलाने की कोशिश करते, वक्ती तौर पर वो बहल भी जाते थे, मगर फिर इन पर हुई कैफियत तारी हो जाती थी। अब हमारे घर के हालात तो बेहतर हो गए थे, मगर अब्बू की वजह से हम सबको बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। ऊपर से मेरा खोया खोया सारूप अम्मी को परेशान कर देता था। दूसरी तरफ मेरी शाहजहान के लिए बढ़ती हुई बेकरारी भी मुझे परेशान कर रही थी, और वो था कि मेरे साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहा था। अभी तक उसने मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं किया था, और मैं सोच रही थी कि क्या सारी ज़िंदगी मैं इसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनने के लिए तरसती रहूँगी। उस दिन मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं इसे कहने लगी कि आखिर तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है। वो मुझे हैरान नज़रों से देखते हुए कहने लगा कि तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, और अगर तुम्हें ना देखूँ तो मुझे हर चीज़ वीरानियत और खाली खाली लगने लगती है। इसकी बात सुनकर मैं दिल से मुस्कुरा देती। तो इस रिश्ते का कोई नाम भी तो होना चाहिए। आखिर आप मेरे बारे में अपने घर वालों को कब आगाह करेंगे? क्या यूं ही हमारा रिश्ता बेनाम रहेगा? मेरी बात सुनकर वो गहरी सोच में डूब गया और कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि हम दोनों का मिलना नामुमकिन है तो ये सुनकर तुम क्या कहोगी? मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत के दावेदार था। वो जो ख्याल रखता था सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास मौजूद रहता था, अपने सारे काम छोड़ देता था। अब वो कह रहा था कि वो मुझे पा नहीं सकता, मेरे साथ शादी नहीं कर सकता। वो गुस्से से फट पड़ी और इसे कहने लगी कि अगर तुम महज वक्त गुजारी कर रहे हो तो मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, निकल जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर इसे गुस्सा आ गया था। वो कहने लगा कि ठीक है, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, मगर ये बात याद रखना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास रहूँगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तुम मुझे आवाज़ देना, तुम मुझे अपने करीब पाओगी। और तब मैं इसके जाने के बाद फूट फूट कर रो पड़ी थी, और जब भी मैं वहाँ पड़ जाती तो इसी को याद करती रहती थी। मैं इसको देखने की आदी थी, मगर जब वो मुझे कहीं पे भी नजर न आता था तो मेरे दिल में बेचैनी बढ़ जाती थी। मैं खुद को कोसने लगती थी कि मैं इसको प्यार से मना लेती, इसे अपनी मोहब्बत का वास्ता दे देती तो आज ये सब ना होता, आज वो मुझसे इतना दूर ना होता। मगर अपनी जल्दबाजी के हाथों मैंने अपना नुकसान कर दिया था और अपनी मोहब्बत को खो दिया था। ना जाने वो दोबारा मुझे मिलेगा या नहीं, ना जाने वो दोबारा मुझसे बात भी करेगा या नहीं। मैं इन सोचों में गुम थी जब अचानक से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मेरे आसपास मौजूद है। जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और जब मैं घर में होती थी तो मुझे अपने वजूद के आसपास वही खुशबू महसूस होती जो शाहजहान के वजूद से उठती थी। और मैं हैरान परेशान रह जाती कि क्या वो मुझ में इस हद तक समा गया था कि मुझे खुद में भी महसूस होने लगा था। उसकी खुशबू मुझे आसपास महसूस होने लगी थी। वो मेरे पास ना होकर भी मेरे पास था। अब तो मेरी बेकली में इजाफा होता जा रहा था। उस दिन मैं अब्बू की वजह से बहुत परेशान थी कि जाने वो कैसे ठीक होंगे, और अम्मी के सामने मेरे तमाम बंधन दूर गए थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और उनसे कहने लगी कि मुझे अब्बू की बहुत परेशानी है, अब्बू का हाथ कब तक ठीक होगा, कब हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। अम्मी मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की तो पूरे गाँव में दूर दूर तक नहीं है, और अगर तुम ही रो पड़ोगी तो तुम दिल छोटा कर लोगी तो हमारा क्या होगा? तुम ही तो हो जो हमें हौसला देती हो, हमारी उम्मीद बंधाती हो। अब तुम खुद टूट जाओगी तो हमारी उम्मीद भी टूट जाएगी। और फिर अब्बू की चीखती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। हम इन आवाज़ों के आदी हो गए थे। अब्बू ज़रा सी बात पर गुस्सा करने लगते थे, ज़रा सी बात पर चिल्लाने लगते थे। मैं और अम्मी भागते हुए इनके पास जाते थे, और अभी अम्मी भागते हुए इनके पास गई थी, और थोड़ी देर के बाद अम्मी की भी चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी।
तो ये आवाज़ सुनकर मैं दहक से रह गई और भागते हुए कमरे में गई। अब मैं भी ये बेयकीनी थी, अब्बू का हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था, वो अपने हाथ को हरकत दे पा रहे थे। अम्मी खुशी से रोने लगी और मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। मैं अब्बू के वजूद से लिपट गई और इन्हें कहने लगी कि आप नहीं जानते कि आपको सही सलामत देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और वो दिन हमारे घर में गोया ईद का दिन था, हम सभी खुश थे। मुझे अपने वजूद पर बार बार किसी के नज़रों की तपश का एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे गौर से देख रहा हो। मैं इधर उधर देखती तो सब लोग अपने अपने बातों में कामों में मसरूफ़ होते थे, कोई मेरी तरफ मतवज्जे नहीं था। तो फिर ये एहसास, किसी के देखने का एहसास मुझे क्यों हो रहा था? कौन था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था मगर मेरे पास था? ये खुशी की खबर मैं शाहजहान को बताना चाहती थी, इसके साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहती थी। और फिर मैं छुपते छुपाते अम्मी से सहेनी के घर का बहाना बनाकर जंगल में आ गई थी। मैं जानती थी कि यकीनन वो वहाँ पर आसपास ही होगा और जब मैं इसे पुकारूंगी तो वो मेरी पुकार का जवाब ज़रूर देगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं जंगल में जाकर शाहजहान को पुकारा तो मेरे आसपास वही मशहूर की खुशबू फैल गई थी और एक तरफ से आता हुआ दिखाई दिया और एहन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इतने दिनों के बाद मैं इसे रूबरू देख रही थी और मेरी आंखों की प्यास जैसे बुझने नहीं पा रही थी। इसके तासुरात भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थे। वो भी निसार हो जाने वाली निगाहों से मुझे देखे जा रहा था। फिर वो मुझे लेकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब हम जंगल में काफ़ी दूर निकल आए थे, जहाँ पर एक पुराना खंडर था। वो मुझे लेकर इस खंडर के दरमियान आ गया और मुझे इसने अपनी आंखें बंद करने को बोला। थोड़ी देर के बाद इसी की आवाज़ पर मैंने अपनी आंखें खोली तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं अब इस खंडर के बजाय एक बहुत आलीशान महल में थी। ये महल बहुत खूबसूरत था और यहाँ पर बहुत से खूबसूरत से पौधे, दरख्त और हर एक चीज़ मुनफरिद थी। मैं हैरत ज़दा इसी एक चीज़ को देखती रही और शाहजहान से कहने लगी कि मैं पलक झपकते यहाँ पर कैसे आ गई, ये कौन सी जगह है? तब वो कहने लगा कि ये मेरा महल है और मैं यहाँ पर रहता हूँ। फिर वो मुझे लेकर एक झूले पर आ गया जहाँ पर बहुत खूबसूरत मंजर था। एक तरफ छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था जहाँ पर छोटी छोटी बतखियाँ मछलियाँ तैर रही थी और दूसरी तरफ पौधों पर तितलियाँ उड़ रही थी। ये मंजर इतना खूबसूरत था कि मैं मबहूत होकर इस मंजर को देखे जा रही थी और शाहजहान मेरे चेहरे पर देख रहा था। शायद इसके लिए मेरे चेहरे को देखने से ज़्यादा खूबसूरत मंजर और कोई नहीं था। यकदम मैं होश की दुनिया में आई और सोचने लगी ये तो सब ख्वाब में हो सकता है, हकीकत में ये सब कैसे मुमकिन है? जब शाहजहान से पूछा तो वो कहने लगा कि हमारी दुनिया में ये सब आम है। ज़्यादातर जिन्नात के ऐसे ही महल्लात हैं, हर किसी के महल की सजावट इसी तरह ही की गई है। इसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। हमारी दुनिया का क्या मतलब है? क्या मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया अलग है? तब इसने इस बात में सारे लाया और कहने लगा कि मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। मैं तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैं जिनजात हूँ और मेरा ताल्लुक इंसानों से नहीं है। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये इंकिशाफ मेरे लिए क़यामत खेज था। तुम एक जिन हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? उसने गहरी सांस ली और कहने लगा कि मैंने आज तक कभी किसी इंसान को तंग नहीं किया, कभी किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाया, मगर ये सब कुछ जो भी हुआ तुम्हारे अब्बू की वजह से हुआ है। इनकी वजह से ही मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। इसकी बात मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो तो बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, फिर वो मेरे अब्बू को इतनी तकलीफ़ कैसे पहुंचा सकता था? वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकता था? वो कहने लगा कि तुम्हें याद होगा कि उस दिन तुम्हारे अब्बू के साथ क्या हुआ था। उन्होंने तुम्हारी सारी बात बताई होगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल कहानी क्या है। इस दरख्त पर मेरा और मेरे ख़ानदान का आर्जी ठिकाना था। हम वहाँ पर ज़रूरी काम से गए हुए थे। हम एक अमल कर रहे थे जिसके करने से हमारी ताकतें बढ़ जानी थी और तभी हम इस पुराने दरख्त पर रह रहे थे। उस दिन मेरी छोटी बहन इस दरख्त पर सो रही थी। जब तुम्हारे अब्बू वहाँ पर आ गए तो उन्होंने इसके हाथ पर वार कर दिया। वो चीखने चिल्लाने लगी मगर तुम्हारे अब्बू सुनने के बावजूद भी इस पर वार करते गए। वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई। इसका बहुत ज़्यादा खून बह गया था और फिर अगर मैं
मौका पर ना पहुंचता तो ना जाने क्या हो जाता। इसे मैंने शाही नजूमी के पास पहुंचाया। शाही नजूमी ने इसे देखते ही इसके जख्मों को मुंदमिल कर दिया था, मगर इसे इस हालत में देखकर मेरे वजूद में जैसे अंगारे बढ़ गए थे। मुझे सख्त गुस्सा आ गया था और फिर मैंने तुम्हारे अब्बू से इंतकाम लेने के लिए इनके साथ ये सब कुछ किया। तब मेरा मकसद इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाना था जो उन्होंने की थी। और फिर तभी जब मैं एक दिन इनके घर में था तो तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम्हें देखते ही मैं तुम पर दिल हार गया था। मैं चाहता था कि जिस तरह से उन्होंने मेरी बहन को तकलीफ़ पहुंचाई थी मैं इनकी बेटी को भी वैसे ही तकलीफ़ पहुंचाऊं, क्योंकि वो तुमसे इतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी कि मैं अपनी बहन से करता था। मगर तुम्हें देखते ही मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया था। मैं तुम पर आशिक हो गया था। तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करूं और तुम्हें फिर ज़हनी मरीज़ बनाकर छोड़ दूं। मगर मैं तुम्हारे सामने आ गया। मैं उस दिन बेख्तियार हो गया तुम्हारे सामने आ गया था और फिर तुम्हारे दिल में भी मेरी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मैं तुम्हें अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकता कि तुम देख सको कि इस दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। मुझे तो किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे मुमकिन था? मगर इसका लहजा और अंदाज बता रहा था कि वो सच कह रहा है। मैं ये सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी थी और इसे कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि इंसान और जिन्नात अलग अलग मखलूक हैं और इन दोनों का कभी भी मिलाप नहीं हो सकता। मैं तुमसे जितनी भी मोहब्बत कर लूँ, तुमसे इश्क कर लूँ, मगर मेरी तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हम दोनों अलग अलग दुनियाओं के वासी हैं। हमारा अलग अलग रहन सहन है, हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरी बात सुनकर उसने भी सर झुका लिया और कहने लगा कि तुम सही कह रही हो, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। हमारे दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा मौजूद है, मगर इसके बावजूद भी हम शादी नहीं कर सकते। और फिर मैं दुखी दिल के साथ वहाँ से वापस लौट आई थी। ये इंकशाफ मेरे लिए क़यामत का इंकशाफ था। जब घर में आई तो अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी हालत देखकर वो चौंक गई। तब मैंने अम्मा से तबीयत खराबी का बहाना कर दिया और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। अब अब्बू खुद ही काम काज करने लगे थे। उन्होंने जंगल से लकड़ियाँ काटना छोड़ दिया था। उन्होंने सब्जी और फ्रूट का ठेला लगा लिया था, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। और अब हमारे घर के हालात भी बदलने लगे थे। देखते ही देखते हमारा घर कच्चे आंगन से पक्के आंगन में तब्दील हो गया था और अब्बा की आमदनी में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा था। अब अब्बा ने इस ठेले को बेचकर एक दुकान खरीद ली थी और यूं इनके यहाँ मुनाफा बढ़ने लगा था। अम्मा हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। अल्लाह ने इनके हालात बदल दिए थे। अब इन हालात से मैं भी खुश थी। मैं भी खुदा का शुक्र अदा करती थी। मगर ये जो मेरी मोहब्बत थी, मेरे दिल में शाहजहां नाम की कसक थी, वो शायद कभी मरते दम तक मेरे दिल से नहीं निकलनी थी। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं इस गांव के लोगों से दूर चली जाऊं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, मुझे बहुत रंज दिया था। अब्बू ने मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम किया था। उन्होंने ये गांव वाला घर बेच दिया था और फिर शहर में अपनी दुकान के आसपास ही एक छोटा सा घर खरीद लिया था। मैं इस शहर में नए मोहल्ले और नए घर में आकर बहुत खुश थी। मेरे ज़ख्म काफ़ी हद तक मुंदमिल हो गए थे और पुरानी यादें जैसे मैंने अपने दिल से खुरिश कर निकाल कर फेंक दी थी। मैंने अपने गांव से मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। मेरा आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, मगर अब जब मैं शहर में आ गई, लड़कियों को पढ़ते हुए देखती तो मेरे दिल में भी ये शौक़ परवान चढ़ने लगता था। तभी मैंने फिर प्राइवेट FA की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अम्मा को मेरी इस बात पर एतराज़ था। वो चाहती थी कि वो मेरी जल्द से जल्द शादी कर दें, और वो जब भी शादी का नाम लेती थी तो मैं हठे से इखड़ जाती थी, क्योंकि उनकी ये बात सुनकर शाहजहां का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और मैं चाह कर भी इस जिन्सात को बुला नहीं सकती थी। आज इस बात को कितने साल गुजर चुके हैं। अब मेरी शादी भी हो चुकी है, मगर वो जिन अभी भी मेरे हवासों पर जैसे तारे रहता है। अब भी जब कभी मुझे इसकी याद आती है तो मैं इसे सोचते हुए बेखुद हो जाती हूँ। हाँ तो डियर व्यूवर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है वो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और जाने से पहले आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। डियर व्यूवर्स, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए कहानी ढूंढ कर लाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।